हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो आज यहाँ हम 1 नवंबर की द हिंदू की डिस्कशन करने वाले हैं। ये मेन 8 टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो सबसे पहले तो G20 समिट अभी कंप्लीट हुआ है, इटली रोम में हो रहा था ये। तो इसमें क्या कमिटमेंट्स G20 कंट्रीज और लीडर्स ने दी हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे और इसके इश्यूज डिस्कस करेंगे। G20 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्री एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव से, इसके बेसिक्स जाके कीजिए और 2021 के समिट के आउटकम्स और इश्यूज आपको करने हैं जो आज हम इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने दो मेजर फैक्टर्स को, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि इसकी आपको थीम भी याद रखनी है, ग्लोबल हेल्थ एंड ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी एंड ग्लोबल हेल्थ, ये इसका थीम है। वो भी आप अपने पास लिख के रखिए, प्री में भी यूज करना है और मेंस में भी आ सकता है। आई मीन प्री में आ सकता है और मेंस में आपको यूज करना है। तो इसमें बेसिकली दो चीजों पे फोकस किया गया है, क्लाइमेट चेंज एंड वैक्सीन या कोविड हैंडलिंग। सो इससे रिलेटेड ही ये 5 पॉइंट इन्होंने डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले तो कोविड रिलेटेड दो कमिटमेंट्स किए हैं कि फर्स्ट है कि वैक्सीन इक्वालिटी को को इंश्योर करने पे ये फोकस करेंगे। तो फर्स्ट है कि ये वैक्सीन इक्वालिटी इंश्योर करने में फोकस करेंगे। सेकंड है कि ये फाइनेंसेस और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे वैक्सीन प्रोडक्शन हब्स को इन साउथ अफ्रीका, ब्राजील एंड अर्जेंटीना। सो ये फर्स्ट कोविड हैंडलिंग में ये दो कमिटमेंट्स किए इन्होंने। उसके बाद क्लाइमेट चेंज की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए इन्होंने 3 कमिटमेंट्स किए। एक तो कि $100 बिलियन जो ईयरली ग्रांट है क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए, उसको कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए इनिशियली स्टार्ट हुआ था 2010 में, GCF इसका नाम है, ग्लोबल क्लाइमेट फैसिलिटी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तब इन्होंने ये स्टार्ट किया था कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं $100 बिलियन देंगी डेवलपिंग कंट्रीज की क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और अडेप्टेशन नीड्स को मीट करने के लिए। ऑल्दो ये सक्सेसफुल नहीं रही हैं, ये टाइमली जो अपनी कमिटमेंट्स है उसको पूरा नहीं कर पा रही हैं, बट यहाँ पे इन्होंने रिकमिटमेंट की है कि ये $100 बिलियन ईयरली देंगी क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को काउंटर करने के लिए। सेकेंड कमिटमेंट इन्होंने ये की है कि ये कोल बेस्ड प्लांट्स को जो भी फाइनेंसिंग जाती है G20 कंट्रीज के द्वारा, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, उसको एंड करने की कोशिश करेंगे 2021 तक, क्योंकि ग्रीन डेवलपमेंट हमको इंश्योर करनी है। तो कोल एक फॉसिल फ्यूल है और बहुत पोल्यूशन क्रिएट करता है, तो इसको फाइनेंसिंग जो है कोल बेस्ड प्लांट्स को एंड की जाएगी। ये सेकेंड कमिटमेंट है। थर्ड कमिटमेंट ये है कि ये फाइनेंसिंग जो है वो इंक्रीज करेंगे ग्रीन प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि ग्रीन डेवलपमेंट ही हमारा टारगेट है। तो मोर इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट फाइनेंसिंग वुड बी इंश्योर टू ग्रीन प्रोजेक्ट्स, ताकि ग्रीन वे में हम पूरी जो वर्ल्ड है वो डेवलप कर सके। तो ये 5 पॉइंट्स आपको दो सब हेडिंग्स के अंडर लिख के रखनी है, कोविड फाइट एंड क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स। उसके बाद कुछ इश्यूज भी हैं G20 के जो इस 2021 समिट में वो इंश्योर नहीं कर पाए। जब जब आपको क्रिटिकली एग्जामिन आएगा G20 का, तो आप ऐसे इश्यूज मेंशन करेंगे कि कहाँ G20 जो है वो फॉल्टर कर रहा है अपनी कमिटमेंट्स पे, अपनी ओवरऑल एम पे वो स्टैंड अप नहीं कर पा रहा। तो देखिए सबसे पहला फेलियर इस समिट का यही है कि ये कोई टाइम बाउंड पैक्ट नहीं बना पाए क्लाइमेट चेंज पे। मतलब इन्होंने कोई ऐसा टारगेट ईयर नहीं सेटअप किया अपने लिए जब ये नेट जीरो या रिड्यूस्ड एमिशंस जो हैं अचीव करेंगे। अदरवाइज इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये लोग जैसे 2040 या 2050 ऐसा ईयर सेटअप करें कि ये रिस्पॉन्सिबली अपनी एमिशंस को रिड्यूस करेंगे उस साल तक, बट ऐसा कोई टाइम बाउंड पैक्ट नहीं हुआ है। ये फर्स्ट इशू है। सेकंड है, इन्होंने अपनी कोई डोमेस्टिक कमिटमेंट्स भी नहीं मेंशन करी कि ये कोल पावर जनरेशन, कोल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको एंड कब तक करेंगे डोमेस्टिकली अपनी कंट्री के अंदर। वैसी भी कोई इंडिविजुअल कमिटमेंट इन्होंने नहीं दी। देखिए G20 क्या है, एक समिट, एक ग्रुपिंग है वर्ल्ड की लीडिंग 20 इकोनॉमीज की। तो ठीक है, ये ग्लोबल लीडर्स की तरह एक्ट करती हैं ये 20 कंट्रीज। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पूरे वर्ल्ड को क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से बचाने के लिए ये अच्छे स्टेप्स लें, अच्छी मूव्स लें, कमिटमेंट्स जो हो वो स्ट्रांग हो, टारगेट बाउंड हो, जेन्युइन हो। ये अब अगर ये कोई टाइम बाउंड कमिटमेंट्स नहीं कर रहे, इसका मतलब यही है कि ये
वर्ल्ड को शो करने के लिए मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, बट एक्चुअली में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाह रहा क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करने के लिए। तो इसीलिए जब जब G20 का क्रिटिकली एग्जामिनेशन पार्ट आए तो आपको ये मेंशन करना है कि एक्चुअल कमिटमेंट्स जो हमें रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें, ऐसी कोई भी कमिटमेंट्स नहीं होती है इसमें। सिर्फ ये लोग डिस्कशंस बातें करके आ जाते हैं। आई मीन आपको ये लिखना नहीं है, बट दैट इज द मीनिंग ऑफ दीज इश्यूज इन जनरल। ओके, देन मनरेगा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 30th को कि मनरेगा क्या है और इसमें अभी इशू क्या चल रहा है, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे जो इस एडिटोरियल में मेंशन था। तो 30th अक्टूबर की डिस्कशन देखिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो बेसिक अभी इशू यही चल रहा है मनरेगा में, हर बार यही होता है हर साल कि फंडिंग की शॉर्टफॉल हो जाती है। पूरे साल के लिए जो फंडिंग बनी होती है, गवर्नमेंट ने डिसाइड की होती है, वो आधे साल में ही जो है खत्म हो जाती है। तो अब उससे क्या होता है कि वेजेस नहीं पे कर पाते, जो मटेरियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह लेना होता है उसके लिए भी आप पेमेंट्स नहीं दे पाते। तो मनरेगा इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसमें अगर फंडिंग शॉर्टेज होती है तो इसका जो एम है लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, लोगों को इनकम प्रोवाइड करना, वो जो है सेटिस्फाई नहीं हो पाता। तो ये बेसिक इशू है इसका। तो आज मनरेगा, इस एडिटोरियल में मनरेगा का कुछ सिग्निफिकेंस आया है, वो हम थोड़े सिग्निफिकेंस के पॉइंट्स इसके डिस्कस कर लेते हैं। तो वही यूटिलिटी ऑफ मनरेगा क्या है, देखिए ये इट्स एन इफेक्टिव सब्सटीट्यूट इन एब्सेंस ऑफ क्रॉप एंड वेदर इंश्योरेंस। देखिए जब क्रॉप इंश्योरेंस नहीं है फार्मर्स के पास, वेदर इंश्योरेंस नहीं है, तो कभी भी जब उनकी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होती हैं या वो अच्छे से कमाई नहीं कर पाते तो वो मनरेगा में जॉब्स ले लेते हैं ताकि वो अपना इनकम जनरेट कर सके, अपनी फैमिली का पालन पोषण कर सकें। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा सब्सटीट्यूट है क्रॉप और वेदर इंश्योरेंस का। ये फर्स्ट इसका सिग्निफिकेंस है, ये आप सिग्निफिकेंस के अंदर ये पॉइंट्स लिखेंगे मनरेगा का सिग्निफिकेंस या रोल क्या है इंडिया में। ठीक है, सेकंड है कि जब जब इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तब ये मनरेगा हेल्प करती है। अब आप देखिए कोविड इतना फैल गया था, सारी जो वर्क्स है बंद हो गए थे अर्बन एरियाज में, माइग्रेंट क्राइसिस देखा आपने, तो वो लोग क्या कर रहे थे, अपने रूरल एरियाज में जाके मनरेगा के अंडर ही जॉब्स ले रहे थे ताकि वो इनकम जनरेट करते रहे रेगुलरली और अपनी हाउस होल्ड्स को खाना प्रोवाइड कर सके। तो ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस में भी ये बहुत जरूरी स्कीम बन जाती है। उसके बाद अगर थर्ड इसका इंपॉर्टेंट मनरेगा का रोल है कि ये कंजप्शन को ड्राइव करता है आपका पूरी इकोनॉमी में। देखिए मनरेगा से लोग रूरल एरियाज में पैसा कमाते हैं, पैसा कमाएंगे तो उसको स्पेंड करेंगे खाने पे, कपड़ों पे, किसी भी चीज पे। इसी से हमारी इकोनॉमी जो है चलती रहती है क्योंकि बिजनेसेस इसी के लिए प्रोड्यूस करेंगे और फिर वो और जॉब्स क्रिएट करेंगे और ऐसे ही कंजम्पशन, जॉब्स, कंजम्पशन, बिजनेसेस, ये साइकिल जो है चलता रहता है। फिर अगर हम मनरेगा के अंडर जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर सकते तो लोग कंजम्पशन कैसे करेंगे, कंजम्पशन नहीं होगी तो बिजनेसेस कैसे बढ़ेंगे, बिजनेसेस नहीं बढ़ेंगे तो जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी। तो समझ रहे हैं आप, ये पूरा मनरेगा जो है हमारी कंट्री की कंजम्पशन को, हमारी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, हमारी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करता है। इसीलिए भी ये मनरेगा बहुत सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए। उसके बाद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मनरेगा का एम एक तो जॉब प्रोवाइड करना है, तो दूसरा ये जॉब प्रोवाइड करता कैसे है, ऐसे ही अनस्किल्ड लेबर प्रोवाइड करके, जिससे हम कंस्ट्रक्शन, रोड्स वगैरह बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, हाउसिंग स्कीम्स में इनको एम्प्लॉय किया जाता है। तो बहुत सारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉन्ड्स वगैरह भी इसके अंडर बनते हैं, तो उसके लिए भी मनरेगा स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हाँ, तो इस आर्टिकल में ये इसके 4 सिग्निफिकेंट रोल्स जो है मेंशन्ड है। आप चाहे मनरेगा को पूरा कवर करना चाहते हैं तो बाहर गूगल पे जाके और सोर्सेज से मनरेगा का सिग्निफिकेंस पढ़िए। वर्ल्ड बैंक ने इसे लार्जेस्ट पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम का भी स्टेटस दिया हुआ है। तो मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ऑल्दो थोड़ी पुरानी हो गई है और इस गवर्नमेंट की नहीं है तो इस पे क्वेश्चन शायद ही आए, बट आप इसे यूज जरूर करेंगे अपने हर आंसर में। जब जब आपने एम्प्लॉयमेंट की बात करनी है, रूरल डेवलपमेंट की बात करनी है, तो मनरेगा को आपको यूज करना है। फाइनली इन्होंने वे फॉरवर्ड यही लिखा था कि हमें फंडिंग ही इसको ज्यादा देनी चाहिए स्कीम को। जब हम बजट बनाते हैं अपना, जब फाइनेंस मिनिस्टर हमारा बजट रिलीज करती हैं, तब मनरेगा को ज्यादा फंडिंग देनी चाहिए, कंजर्वेटिव या कम फंडिंग नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर बार मनरेगा में शॉर्टफॉल होता है और उसके बाद सप्लीमेंट्री ग्रांट्स वगैरह लगने में
1-2 महीने लग जाते हैं एंड फिर हम इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते इसकी फंडिंग नीड्स को। तो बस ये वे फॉरवर्ड में आप मेंशन कर सकते हैं। एंड देन ये एडिटोरियल था जो बाइडेन साहब लेना 1.85 ट्रिलियन डॉलर का इन्होंने पैकेज काइंड ऑफ अपनी लेजिस्लेचर को कह रहे हैं कि अप्रूव कीजिए सोशल सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज के तरफ, ताकि ये इनिशिएटिव्स ले सकें। देखिए ये जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम है यूएस में, तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो अपनी लेजिस्लेचर जिसका नाम है सीनेट, उसकी अप्रूवल के बिना इतना एक्सपेंडिचर वगैरह नहीं कर सकता। इसीलिए ये अपनी जो कांग्रेस से, सॉरी इसकी लेजिस्लेचर का नाम है कांग्रेस नॉट सीनेट, तो अपनी कांग्रेस से ये फंडिंग मांग रहे हैं कि आप इतना अप्रूव कीजिए तो ये क्या लोगों को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देंगे जैसे कि पेड लीव्स या होम केयर फैसिलिटीज वगैरह। तो ये एज सच आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये न्यूज़ में चलता रहेगा, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इंडिया का, क्योंकि इससे कुछ रिलेशन नहीं है, तो ये आपके लिए डायरेक्टली इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये न्यूट्रिशनल चैलेंज पे एक एडिटोरियल पेज पे आर्टिकल आया है, तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इन्होंने इश्यूज ही लिखे हैं कि इंडिया की न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट में क्या क्या इश्यूज हैं। पहले तो इंडिया ट्रिपल बर्डन फेस कर रहा है, एक तरफ तो अंडर न्यूट्रिशन है इंडिया में, दूसरी तरफ ओबेसिटी फैली हुई है, आधे एरियाज में स्पेशली अर्बन एरियाज में ओबेसिटी चलती है, रूरल एरियाज में माल न्यूट्रिशन चलती है, और सारी जगह पे माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी चल रही है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब आयरन, जिंक, कैल्शियम, विटामिन एक्सेट्रा की बॉडी में कमी होना। हम खाना तो खाते रहते हैं बट क्या हम ढंग का खाना खा रहे हैं या जंक फूड ही खाई जा रहे हैं जो हमें कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहा। तो आप ये प्लीज ट्रिपल बर्डन वाला आइडिया जरूर मेंशन कीजिएगा, ऐसी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कीजिएगा, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को हिडन हंगर भी कहते हैं, ये भी एक कीवर्ड है। इंडिया में सिर्फ हंगर की प्रॉब्लम नहीं है, जिन लोगों को खाना भी मिलता है उन्हें ये हम राइस वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, वीट दे देते हैं। आप देखिए वीट नहीं वीट, जैसे आपने गवर्नमेंट प्रोग्राम्स देखे होंगे मिड डे मील्स वगैरह में भी राइस वीट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब जो है इनमें इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, हमें प्रोटीन बेस्ड डाइट पे फोकस करना चाहिए। तो इसीलिए इंडिया में हिडन हंगर या माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की भी बहुत इशू है। तो ये इसमें चैलेंज मेंशन किया गया है, आप न्यूट्रिशन के टॉपिक के अंडर ये ट्रिपल बर्डन मेंशन करके रखिए। सो नेक्स्ट इन्होंने इम्पैक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन मेंशन किया गया हुआ है। तो फर्स्ट ये कहती हैं कि अगर गर्ल्स हमारी अच्छे से नरिशमेंट उनको नहीं मिलती है तो इसका इम्पैक्ट हमारी आगे आने वाली जनरेशन पे होता है। देखिए ये गर्ल्स जो हैं फ्यूचर में जाके मदर्स बनेंगी और नेक्स्ट जनरेशन को बर्थ देंगी। ये खुद अगर माल नरिश्ड होंगी तो इनके बच्चे जो आने वाली जनरेशन है वो भी माल नरिश्ड पैदा होगी। हमारे इंडिया में माल नरिशमेंट का मेजर कारण ये भी है कि जो मदर्स हैं वो अनेमिक होती हैं, उनमें आयरन की डेफिशिएंसी होती है, तो वो जो बच्चे हैं वो भी माल नरिश्ड पैदा होते हैं। तो ये फर्स्ट इम्पैक्ट है इंडिया में माल नरिशमेंट का। सेकेंड इम्पैक्ट है कि अब जब हमारे में न्यूट्रिशन की कमी होगी तो हमारा इम्यूनिटी नहीं बिल्डअप हो पाएगी। इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए गुड न्यूट्रिशन, गुड फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब इम्यूनिटी नहीं होगी तो हम इन्फेक्शंस और डिसीजेस को ज़्यादा प्रोन हो जाएंगे। इसी वजह से जो हमारे यंग चिल्ड्रन है, हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वगैरह बहुत हाई है, क्योंकि हमारी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी नहीं हो पाती। तो ये इम्पैक्ट्स में लिख के रखिए आप माल न्यूरिशमेंट के। उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है, इन्होंने ये मेंशन किया कि एक तो हमें बैलेंस्ड डाइट इंश्योर करनी है, तो पेरेंट्स को भी ये फोकस करना है कि वो अपने बच्चों को अच्छा खाना और सारे न्यूट्रिएंट्स इंश्योर करें, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, नट्स वगैरह दे उनको, ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चे की बॉडी में आ सके। वैसे ही गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम्स चलाती है, मिड डे मील हो गया, आईसीडीएस स्कीम हो गया, पोषण स्कीम होगी, सब में ये इंश्योर करना है कि आप न्यूट्रिएंट रिच डाइट दे, सिर्फ राइस व्हीट ना देते रहें, जिससे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी जो है वो पूरी नहीं हो पाती। इसीलिए आप देखिए कि इस बार मोदी जी ने 15 अगस्त की अपनी स्पीच में कहा था कि ये बायो फोर्टिफाइड राइस देंगे, मतलब राइस में विटामिन ए ऐड किया जाएगा।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है। ये हिडन हंगर को फाइट करने के लिए ही ऐसी बायोफोर्टिफिकेशन की जाती है। आप बायोफोर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ सकते हैं, वो भी जरूरी है। नरिशमेंट के वे फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं कि बायोफोर्टिफिकेशन की भी हमें जरूरत है। उसके बाद यही कहा गया है कि हमें उनके बच्चों की हैबिट्स पे भी ध्यान रखना है, उनका बॉडी वेट रेगुलेट करना है, ओबेसिटी इतनी ज़्यादा ना हो जाए, उन्हें फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखना है, वाटर इनटेक को बढ़ाना है, मतलब सही लाइफस्टाइल चॉइसेस बच्चों को देनी है। इसमें पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा रोल है। तो ये सेकंड फॉरवर्ड है हमारी न्यूट्रिशन के ट्रिपल चैलेंज को डील करने के लिए। अब फाइनली इन्होंने गवर्नमेंट का एक जो लेटेस्ट स्कीम लॉन्च की है, गवर्नमेंट ने पीएम पोषण प्रोग्राम जो लॉन्च किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस डायरेक्शन में, इंडिया के ट्रिपल बर्डन ऑफ न्यूट्रिशन को रिजॉल्व करने के लिए। क्योंकि इसके देखिए प्रोविजंस ही बहुत अच्छी हैं। एक तो ये डाइट डाइवर्सिटी पे फोकस करती है, इसने न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट स्कूल में सेटअप करने हैं ताकि हर बच्चे की न्यूट्रिशनल लीड्स और ग्रोथ एस्पेक्ट्स को देखकर उसे एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाए। उसमें हीमोग्लोबिन वगैरह लेवल्स चेक किए जाएंगे। ये इस स्कीम को भी आप डिटेल में जाके पढ़िए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है इस साल के मेंस के लिए, नेक्स्ट साल के मेंस के लिए। तो इसकी डिटेल्ड प्रोविजंस आप कीजिए। यहाँ पे मैंने 4-5 मेंशन किए हैं, फिर इसका एनालिसिस भी पढ़िए। तो इस स्कीम में न्यूट्री गार्डन सेटअप करने का भी प्रोविजन है कि स्कूल्स में ऐसे न्यूट्री गार्डन सेटअप किए जाएंगे। इससे बच्चों में न्यूट्रिशनल लिटरेसी भी बढ़ेगी कि कौन कौन सी क्रॉप किस तरीके से हमें बेनिफिट करती है। तो और उनको फ्रेश फूड भी को मिलेगा अपने गार्डन में से, अपने स्कूल के गार्डन में से। और उसके बाद ये जो स्कीम है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इन्वॉल्व करेगी फूड को एक्वायर करने में, तब भी हमें फ्रेश न्यूट्रिशियस फूड जो मिलेगा बच्चों के लिए। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाती है हमारे न्यूट्रिशन सेक्टर में। तो ये आप प्लीज जाके कीजिए, आपको न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस में ये स्कीम मेंशन करनी ही है। इस स्कीम पे इंडिविजुअल नोट भी आ सकता है कि इस स्कीम की प्रोविजंस लिखिए और उसका क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, जाके इसको प्रॉपरली कवर कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं की है। उसके बाद ये कैपिटल पनिशमेंट पे एक आर्टिकल आया था। तो कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी, इंडिया देखिए सिर्फ वर्ल्ड में ऐसी 55 कंट्रीज है जिसमें ये पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट जो है अभी भी दी जाती है। बाकी कंट्रीज डेथ पेनल्टी नहीं देंगी, वो आपको एक्सटेंडेड ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट दे सकती हैं। बट उन सब का ये मानना है कि इंसान को रिफॉर्म करने का जो है राइट मिलना चाहिए। आप सीधा डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते किसी को भी। तो ये एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसके एथिक्स पूछे जा सकते हैं आपसे। GS2 में भी कैपिटल पनिशमेंट डेथ पेनल्टी पे क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए ये डाटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिए। ये प्रोजेक्ट 39 है, 39A ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। जो तो इन्होंने ये रिपोर्ट प्रेजेंट की है, डेथ वर्थी अ मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव ऑफ द डेथ पेनल्टी। तो इनका बेसिकली यही कहना है कि जो डेथ रो के प्रिजनर्स होते हैं जिनको डेथ पेनल्टी ग्रांट की गई होती है, वो बेसिकली कोई मेंटल इलनेस या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी फेस कर रहे होते हैं। तो इनके कहने का मतलब है कि ये हो सकता है कि उन्होंने जो भी क्राइम किया वो इस वजह से हुआ क्योंकि वो मेंटली फिट नहीं थे, इस वजह से वो कोई क्राइम कर गए। इसीलिए हमारा ये दायित्व बनता है एज अ सोसाइटी कि हम देखें कि उन्हें डेथ पेनल्टी देना ठीक है या नहीं है। तो उस बात पे इन्होंने ये डाटा प्रेजेंट किया। इन्होंने 88 डेथ रो प्रिजनर्स को स्टडी किया, उसमें से पाया गया कि 30 तो डिप्रेसिव इलनेस फेस कर रहे थे, 19 में एंजाइटी ऑर्डर देखा गया और 3 में साइकोटिक एपिसोड्स को ऑब्जर्व किया गया। और इनमें से ये भी पाया गया कि 8 ने तो सुसाइड को भी अटेम्प्ट किया था 88 में से, और 50% सुसाइड करने का सोच चुके थे। तो इसका मतलब यही है। और 11% में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को देखा गया। तो इस डाटा से यही कहना चाह रहे हैं राइटर कि जो इनकी डेथ पेनल्टी पे जो प्रिजनर्स होते हैं, इनकी मेंटल कंडीशन सही नहीं होती है, हमें रिकंसिडर करना चाहिए कि इन्हें डेथ पेनल्टी देना चाहिए कि नहीं। ऐसा क्यों? देखिए इसमें कहा गया है कि अगर वो दिमागी हालत उनकी सही नहीं है तो वो अपने लिए अच्छे से डिफेंस कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, इस वजह से वो अपना राइट टू फेयर ट्रायल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको वो अपना एक्सरसाइज नहीं कर पाते। देखिए वो ब्रेन से थोड़े कमजोर हैं, तो ठीक है वो कैसे कोर्ट में
केस अपने लिए फाइट कर पाएंगे अच्छे से। वो बेसिक इसका आर्ग्यूमेंट है, इसलिए उन्हें डेथ पेनल्टी नहीं देनी चाहिए, उनको एज अ विक्टिम ट्रीट करना चाहिए और उन्हें ट्रीटमेंट देने के लिए भी ट्राई करना चाहिए बिफोर हम उनको डेथ पेनल्टी ग्रांट करें। ठीक है। उसके बाद यूएन जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने भी यही कहा है कि अगर कोई बंदा या बंदी या प्रिजनर जो है मेंटल डिसऑर्डर्स फेस कर रहा है तो उसे डेथ पेनल्टी नहीं देना चाहिए। ये उस इंसान के जो कि एक पेशेंट हुआ उसके ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। उसने जो भी क्राइम किया ही वॉज अ पेशेंट, उसने सोचे समझ के नहीं किया वो क्राइम, उससे वो हो गया क्योंकि वो मेंटली इल था, इसीलिए डेथ पेनल्टी को रिकंसिडर करना चाहिए। इवन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी यही कहा है कि अगर मेंटल इलनेस हो तो डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर देना चाहिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। तो आप ये तीनों पॉइंट लिख के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप अपने आंसर्स में लिखेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यूएन वगैरह की भी ऐसे मेंशन कर देंगे बॉडीज, तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है, इन्होंने ये मेंशन किया है कि देखिए बच्चन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, कुछ गाइडलाइंस दी थी कि प्रिजनर्स को कैसे हैंडल करनी है। बाकी कोर्ट्स के लिए इन्होंने गाइडलाइंस प्रेजेंट की थी कि डेथ पेनल्टी इंपोज करने से पहले आपको क्या क्या कंडीशंस देखनी चाहिए। बाकी कोर्ट्स के लिए ये गाइडलाइंस बनी थी, तो उसमें एक कंडीशन ये भी थी कि अगर एक्सट्रीम मेंटल हेल्थ या इमोशनल डिस्टर्बेंस है तो आप डेथ पेनल्टी मत दीजिए। तो आप ये केस वे फॉरवर्ड में मेंशन कर सकते हैं कि कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, जिसमें क्लियरली कहा गया है कि मेंटल हेल्थ पेशेंट्स को डेथ पेनल्टी नहीं देनी चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। उसके बाद COP26 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए और आगे आने वाले मेंस के लिए, प्री के लिए भी। इस पे हम 23rd, 25th और 29th को बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके हैं, बेसिक से शुरू करके, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्लीज जाके वो सारी वीडियोस चेक कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद ये पॉइंट आप उसमें ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में कि इंडिया क्या कर रही है कि इंडिया में ये क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक वेबसाइट बनाई है जिसपे ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या EU की कंट्रीज जो हैं, इन्होंने बहुत सारी कार्बन एमिशंस की है इतने सालों से। जब देखिए इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था 1750s में, तो तब से ये लोग कार्बन एमिशंस इन्होंने की है, जिसकी वजह से हमारे टेम्परेचर्स जो हैं ग्लोबली राइज हो रहे हैं और क्लाइमेट चेंज आज हमने विटनेस करना पड़ रहा है। तो ये इस वेबसाइट पे यही दिखाएंगे कि कैसे इनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने के लिए। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया को ये फोर्स नहीं कर सकते टारगेट्स बहुत बड़े रखने के लिए, क्योंकि हमारी खुद की डेवलपमेंट नीड्स बहुत हैं। तो इनका नेट कार्बन डेट है, इनका कर्जा है वर्ल्ड पे कार्बन, इनको एमिशंस जो है अपनी कम करनी पड़ेंगी। इनके टारगेट्स जो हैं हमसे ज्यादा बड़े होने चाहिए। ये सब इस वेबसाइट पे दिखाया जाएगा। इंडिया ने इसको प्रमोट किया है, इस साइट को, वेबसाइट को अपनी, ये जो COP26 चल रही है, तो आप इसे एज अ पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 23rd, 25th और 29th, स्पेशली 29th को, वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्लीज आप लिख के रखिए अपने पास। फाइनली ये एक डाटा आया था, SBI की रिपोर्ट आई है कि जो फॉर्मलाइजेशन है इंडियन इकोनॉमी में वो बढ़ रही है। ऑल्दो इसका सिर्फ आप ये डाटा यूज कर सकते हैं कि इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है इंडिया में श्रंक हुई है मोर देन 20% फ्रॉम, पहले 52% जो इकोनॉमी थी इनफॉर्मल थी इनके अनुसार इन 2017-18, और अब 20% रह गई है वो। तो आप ये डाटा फॉर्मलाइजेशन के किसी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये एक था कि ये इंडस डॉल्फिन पे था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, प्री में आराम से पूछ लेते हैं एनिमल्स पे इनका। तो आपको ये सब इनका जो स्टेटस है, कंजर्वेशन स्टेटस, वो याद करना है, कहाँ ये पाए जाते हैं। एंडेमिक टू पाकिस्तान है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेश वाटर में रहते हैं कि सलाइन वाटर में, मतलब ये इंडस डॉल्फिन का तो आप लिख ही लीजिए। बाकी एनिमल्स भी जब आप प्रिपेयर करेंगे तो इसी बेसिस पे उनको प्रिपेयर कीजिएगा। उसके बाद हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देख लीजिए। WWF बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है वो भी प्रेजेंट करती है, तो वो सब आपको कवर करना है। उसके बाद ये इंडस डॉल्फिन को स्टेट एक्वेटिक एनिमल का भी दर्जा दे चुका है। देखिए गैंजेटिक डॉल्फिन पे ऑलरेडी प्री में क्वेश्चन आ चुका है।
तो बाकी इस एनिमल्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये सारे करने ही हैं। इंडस डॉल्फिन तो कीजिए ही, यहाँ पे जो ये पॉइंट मेंशन किया वो कवर कीजिए, और गूगल पे जाके और भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं आप। एंड फाइनली ये इन्होंने अमित शाह जी ने कोऑपरेटिव्स को एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रमोट करने के लिए अपनी स्पीच में बात की है। तो कोऑपरेटिव्स बहुत अच्छा एक टॉपिक है आपके GS2 गवर्नेंस या सोशल इश्यूज के सेक्शन में। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, NGOs वगैरह के साथ ये कवर करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमूल एक कोऑपरेटिव का मॉडल है, 97th अमेंडमेंट भी इससे रिलेटेड है, तो इसीलिए आपको ये सारे एस्पेक्ट्स कवर करने हैं। ये आप बेसिक नोट्स में जाके कवर कीजिए, इस पे और आर्टिकल्स आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो इसे कवर कीजिएगा अपने बेसिक नोट्स में। So that was all for this discussion. Hope this helps. Please like and subscribe my channel for more such informative content and keep watching. Thank you.